बच्चों, आज हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार और उसमें होने वाले जो विद्रोह हैं, उनके साम्राज्य में जो विद्रोह हुए हैं, महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो जो साम्राज्य विस्तार है, इसमें पहली बार हम लोग ये पढ़ लेंगे कि उत्तर भारत में क्या विस्तार इन्होंने किया है, और फिर इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर क्या विस्तार किया है। तो उत्तर भारत में अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो मालवा की बात हम लोग करेंगे। मालवा, तो सबसे पहली बात हमको याद रखना होगा कि मालवा का शासक कौन है। बाज बहादुर है। ये वही बाज बहादुर हैं जिन्होंने अकबर को नगाड़ा वाद्य यंत्र को बजाना सिखाया था। लेकिन आप याद रखिएगा, मालवा पर जो अभियान किया गया था वह शुरू होता है 1561 में। कौन करता है? आप कहेंगे मुगल सेनापति आदम खां करते हैं। महामनगा के बेटे आदम खां इस अभियान को शुरू करते हैं। क्लियर? और इस अभियान में बाज बहादुर ये क्या होते हैं? ये पराजित होते हैं। तो जब बाज बहादुर पराजित हो जाएंगे तो अब क्या परिणाम आएगा? अब परिणाम ये आएगा कि आदम खां को मालवा का मुगल गवर्नर या सूबेदार बनाया गया था। लेकिन मालवा के आय और व्यय के प्रश्न पर आदम खां और अकबर के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें आदम खां ने बादशाह अकबर के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया था। इस अशिष्टता के व्यवहार का क्या परिणाम हुआ? आप कहेंगे बादशाह अकबर ने आदम खां को आगरा के किले की दीवारों से फेंकवा दिया था, जिसमें आदम खां की मौत हो गई थी। और अब हमें याद रखना होगा कि मालवा की जो राजधानी है सारंगपुर, यह एक बार पुनः स्वतंत्र हो गई थी। क्लियर? तो इस स्वतंत्रता का अपहरण करना शेष था। तो बादशाह अकबर ने पीर मोहम्मद को दूसरी बार आक्रमण करने का निर्देश दिया था। लेकिन इस बार पीर मोहम्मद के सामने एक बड़ी समस्या है। क्या? आप कहेंगे जो बाज बहादुर हैं, ये जो बाज बहादुर हैं, इनको इस बार दक्षिण के राज्यों का सहयोग प्राप्त है। आप कह सकते हैं राजपूताना के राज्यों का भी इनको खूब समर्थन प्राप्त है। और यही कारण था कि पीर मोहम्मद युद्ध हार गए। और जब पीर मोहम्मद युद्ध हार गए तो ये भागने के लिए विवश हुए, और भागते हुए पीर मोहम्मद अपनी जान बचाने के लिए नर्मदा नदी में कूद गए। लेकिन नर्मदा नदी की तेज धार में पीर मोहम्मद मर गए। पीर मोहम्मद के मरने के बाद पुनः मालवा किसका हो चुका है? बाज बहादुर का हो चुका है। अब तीसरा जो पॉइंट हमारे सामने है, तीसरी बार ये अभियान हो रहा है, ठीक है। और ये जो तीसरा अभियान है, ये कौन कर रहा है? आप कहेंगे कि सर अब्दुल्ला खां उज़्बेक कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला खां उज़्बेक उज़्बेकिस्तान के हैं। उज़्बेक मुसलमान हैं और युद्ध शैली में ये बहुत ही इनको महारत हासिल है। और इस बार बाज बहादुर ये युद्ध हार जाते हैं। और बाज बहादुर युद्ध जब हारते हैं तो इन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, अधीनता भी स्वीकार कर लेता है। और बाज बहादुर अपनी पत्नी रूपमती के साथ मालवा का शासन करने के लिए
ठीक है, अधीनस्थ मतलब अकबर की अधीनता में, ठीक है, यह शासन करने के लिए स्वतंत्र कर दिए गए। और यही बाज बहादुर हैं जिन्होंने अकबर को नगाड़ा बजाना सिखाया था। अब हम लोग दूसरा जो अभियान की बात करेंगे वो हमारा दूसरा अभियान होगा गोंडवाना अभियान। गोंडवाना ये अभियान कब हो रहा है? 1564 में हो रहा है। ठीक है, अब गोंडवाना के बारे में हम जान लें कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का, आप कह सकते हैं मेनली मध्य प्रदेश का जो ये हिस्सा है गोंडवाना, इसकी स्थिति क्या है? तो आप कह देंगे यहाँ पर रानी दुर्गावती शासन कर रही है। वैसे तो राजपूतों में महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, फिर भी रानी दुर्गावती अपने माइनर बेटे, अल्पवयस्क बेटे वीर नारायण के पक्ष में, या आप कह सकते हैं कि वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती ये गोंडवाना का शासन करती है। क्लियर है ना? और अब हमको ये जान लेना होगा कि इस आक्रमण का निर्देश किसे दिया गया था? आसफ खां को दिया गया था। किसे? आसफ खां को दिया गया था। अब आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच ये जो वार हुआ था, इसका परिणाम आया था कि दुर्गावती यह हारी थी, पराजित हुई थी और मार दी गई थी। ठीक है, गोंडवाना का विलय भी मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। यहाँ आपको एक प्रश्न याद रखना है कि रानी दुर्गावती यह चंदेल प्रिंसेस है या बुंदेलखंड की, ठीक है, ये राजकुमारी है, चंदेल राजकुमारी है रानी दुर्गावती। क्लियर? और ये जो अभियान है यह अकबर के व्यक्तित्व पर एक कलंक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि रानी दुर्गावती बार बार अकबर के सामने एक अपील कर रही थी कि वह समझौता करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि शासक वीर नारायण है और वीर नारायण अभी अल्पवयस्क हैं। आप इनके बड़े होने का इंतज़ार करिए, या आपकी अधीनता को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ये इनकी इच्छा है। लेकिन मैं एक स्त्री हूँ और मुझे राजपूत रूल्स के अनुसार, ठीक है, समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी, ठीक है, अकबर ने आसफ खां का प्रयोग करके और इनकी रियासत का विलय कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली बादशाह अकबर राजस्थान की विजय के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तो आप कह देंगे कि सर, राजस्थान को जीते बिना गुजरात तक नहीं जाया जा सकता सीधे रास्ते से, और अगर हम गुजरात तक नहीं जा सकते तो हम सूरत के बंदरगाह को नहीं प्राप्त कर सकते। और जब तक हमारे सामने सूरत का बंदरगाह नहीं है, हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, पश्चिमी जो देश है, ठीक है, वहाँ तक हम व्यापार सुगम नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ये है कि मक्का की हज यात्रा पर जाने वालों की जो संख्या है उसको देखते हुए राजस्थान की विजय आवश्यक थी। ठीक है, तो राजस्थान जो अकबरी पॉलिसी के अंतर्गत जो नीति शुरू होती है, राजस्थान पर अधिकार करने की नीति शुरू होती है अकबर की, वह कब शुरू होती है? 1562 में शुरू होती है। और यह अकबर के लिए एक सुखद समाचार ये है कि आमेर, जिसे हम लोग वर्तमान में जयपुर कह सकते हैं, ठीक है, आमेर या जयपुर, ठीक है, से ही यह राजस्थान अभियान की शुरुआत होती है। ठीक है, तो देखिए जो आमेर या जयपुर का शासक है वो कौन है? बिहारी मल है। बिहारी मल है, जिनको आप भारमल भी कह सकते हैं, भारमल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि बादशाह अकबर हर साल एक मज़ार पर जाया करते थे, और वो मज़ार किसकी थी? अजमेर स्थित गरीब नवाज या मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर, ठीक है, वो हर साल जाते थे। और 62 में जब वो इस यात्रा पर हैं, तभी से भारमल ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना? अब स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब इस अधीनता में एक भय था। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्वेच्छा से कर लिया या उसमें कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो बच्चों एक्चुअल में उसमें मेन जो बात ये थी कि अकबर
की शक्ति से आमेर का राजा बिहारीमल या भारमल भयभीत था और वो जानते थे कि यदि हमने नहीं ऐसा किया तो हमारे बहुत से लोग मार दिए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, उसी भय के कारण अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और अब हम आपसे अगली बात करेंगे, ठीक है, कि देखिए बाद में इसी बिहारीमल ने या भारमल ने, ठीक है, अपनी बेटी जोधाबाई, जिसे बाद में हम लोग, ठीक है, अलग नाम से जानेंगे, ठीक है, मरियम के नाम से जानेंगे, तो इनकी शादी भी इन्हीं से कर दी गई थी। मतलब अकबर से जोधाबाई उर्फ मरियम की शादी की गई थी। क्लियर। और इसी विवाह से कौन जन्मा था? सलीम का जन्म हुआ था या जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। अब याद रखेंगे कि जो दूसरा अभियान है उत्तर भारत का, राजस्थान का जो दूसरा अभियान है वो है क्या? मेड़ता अभियान। मेड़ता, ये मेड़ता अभियान 1562 में किया गया था। ये मेड़ता क्या है? आप कहेंगे कि सर ये मेवाड़ की एक रियासत है, मेवाड़ की रियासत थी, ठीक है ना। और यहाँ का जो शासक था, मेड़ता के जो शासक थे, उनमें दो नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, एक जयमल और दूसरा, ठीक है, क्या नाम आपको याद रखना है? आप कहेंगे देवदास। जयमल ये शासक हैं, ठीक है, और जो देवदास हैं वो राजकुमार हैं, ठीक है। और इनके ऊपर मुगल जो सेनापति हैं, कौन है? सरफुद्दीन है, इनका आक्रमण होता है, सरफुद्दीन का आक्रमण हो रहा है, ठीक है। और इस आक्रमण में क्या होगा? ये सरफुद्दीन मेड़ता पर कब्जा करने में सफल होते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात आपको और याद रखना होगा, ठीक है, इसमें देवदास मार दिए गए थे और जयमल भाग करके मेवाड़ आ गए थे। क्लियर। अब बच्चों, मेड़ता के बाद हमारे सामने तीसरा जो राजस्थान का आक्रमण है वो है मेवाड़ का आक्रमण। मेड़ता के बाद अब हम लोग चलते हैं मेवाड़। तो देखिए जो मेवाड़ आक्रमण है ये 1568 में होता है। मेवाड़, बादशाह अकबर का मेवाड़ आक्रमण ये कब हो रहा है? 1568 में होता है, ठीक है ना। और अब हमको याद रखना है कि मेवाड़ के जो शासक हैं ये हैं कौन? तो आप कहोगे कि सर ये राणा उदय सिंह है, उदय सिंह है, ठीक है, क्लियर ना। राणा उदय सिंह ये शासक हैं, कहाँ के? मेवाड़ के शासक हैं। तो राणा उदय सिंह किससे संघर्ष करने जा रहे हैं? मुगलों से संघर्ष करने जा रहे हैं। अब याद रखिएगा कि जब राणा उदय सिंह पर आक्रमण हुआ तो राणा उदय सिंह अपनी राजधानी गोगुंदी को ये छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ जाते हैं? आप कहेंगे कि सर अरावली की पहाड़ियों में चले जाते हैं, ठीक है। और इनकी तरफ से युद्ध का संचालन कौन करता है? वही जयमल। और इनका साथ दे रहे हैं फत्ता सिंह, ठीक है। तो जयमल और फत्ता सिंह इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हमको याद रखना है कि इसमें भी अकबर ने एक जालसाजी किया था। वो क्या कि जब ये अपने जयमल अपने किले की सुबह क्या कर रहा था? निरीक्षण कर रहा था, उसकी दीवारों का निरीक्षण कर रहा था। तो उसी समय बादशाह अकबर ने क्या किया था कि छिप करके, ठीक है, गोली चला दी थी जिसमें ये मारे गए थे। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ था और बाद में उन्होंने जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियों का निर्माण कहाँ कराया था? आगरा किले की दीवार के या आगरा किले के सामने कराया था। ये अलग की बात है कि इसको औरंगजेब ने पुनः तोड़वा दिया था, ठीक है ना। लेकिन हमको याद रखना है कि कर्नल टाड, कौन? कर्नल टाड, ठीक है, ये राणा उदय सिंह के बारे में कहते हैं कि राणा उदय सिंह कायर आदमी थे और वो युद्ध भूमि से हट करके अरावली में छिपे हुए थे, ठीक है ना। और ऐसी स्थितियों में हमारे सामने जो अगला मैटर आएगा वो है रणथंभौर का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रणथंभौर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं रणथंभौर।
तो देखिए रणथंभौर अभियान ये अकबर ने कब किया है? रणथंभौर अभियान आप कहेंगे 1 साल बाद, मतलब 1569 में किया था रणथंभौर अभियान, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा रणथंभौर के जो शासक हैं वो कौन है? सुजान राय हाड़ा है। सुजान राय हाड़ा है। तो देखिए सुजान राय हाड़ा ये करते क्या हैं? अकबर की शक्तियों से भयभीत हैं और इन्होंने क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। और इसी वर्ष अकबर का एक अभियान कहाँ हो रहा है? राजस्थान से बाहर चला जा रहा है और वो क्या है? आप कहेंगे कालिंजर अभियान है। कालिंजर अभियान है। तो देखिए जो कालिंजर अभियान है ये भी 1569 में होता है और कालिंजर, ठीक है, अभियान, ठीक है। तो बुंदेलखंड का ये हिस्सा है कालिंजर और ये किसका है? आप कहेंगे कि रीवा के शासक रामचंद्र का है, रामचंद्र का है। तो रामचंद्र भी पराजित होते हैं, किससे? अकबरी फौज से पराजित होते हैं। हाँ, आप एक चीज़ कह सकते हैं, रामचंद्र के विरुद्ध मुगल सेनापति कौन थे? मजनू खां थे, ठीक है। तो रामचंद्र ये रीवा के शासक हैं, कालिंजर इन्हीं की एक रियासत है। इनके विरुद्ध कौन जा रहे हैं? मजनू खां जा रहे हैं। रामचंद्र इसमें पराजित होते हैं, ठीक है। अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और इसी रामचंद्र ने, ठीक है, रामतनु पांडे नाम के एक गायक को अकबर की सेवा में भेजा था। यही रामतनु पांडे, ठीक है, आगे चल करके किस नाम से जाना जाएगा? तानसेन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और अब बच्चों हमारे सामने है गुजरात अभियान। (1572) में हो रहा है। अब गुजरात के सुल्तान कौन है? आप कहेंगे कि सर अफगान है। और ये अफगान नेता कौन है? आप कहोगे कि सर ये मुजफ्फर III है। मुजफ्फर III यहाँ के सुल्तान हैं, ठीक है ना। और इसी मुजफ्फर III से असंतुष्ट एक बंदा है जो वजीर भी था उनका, ठीक है, एतमाद खां। यही एतमाद खां है जो मुगलों को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देता है, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि अकबर गुजरात को जीतना क्यों चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि गुजरात एक बंदरगाह क्षेत्र है या स्टेट है और ऐसी स्थिति में गुजरात को जीत करके वो पश्चिम दुनिया के साथ बेहतर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुजफ्फर III के विरुद्ध कौन जा रहा है? तो आप कहेंगे कि अकबर के रिलेटिव हैं, ससुराल पक्ष से हैं, भगवान दास, ठीक है, भगवान दास जा रहे हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप कहेंगे कि ये गुजरात पर अधिकार कर लेते हैं भगवान दास, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मुजफ्फर III जो है ये पराजित हो जाते हैं। देखिए जब मुजफ्फर III पराजित हो जाएंगे ना, ठीक है, तो सब कुछ तो हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें भगवान दास ने सूरत के बंदरगाह पर, ठीक है, जिस प्रकार से कब्जा किया था उसी के कारण भगवान दास को ही मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी उपाधि निशान ए मुगल को दिया गया था, ठीक है ना। और इसमें क्या दिया जाता है? आप कह देंगे कि सर इसमें नगाड़ा दिया जाता था और सब प्रशस्ति पत्र और उपहार जो भी दिए जाते थे वो तो दिए ही जाते थे, ठीक है। लेकिन देखिए ये अभी कब्जा हुआ है और बादशाह अकबर लौट चुके हैं, ठीक है, अपनी राजधानी के लिए, ठीक है। और जब बादशाह अकबर लौट चुके हैं तो इसी समय गुजरात में एक बगावत होती है। वो बगावत कौन कर रहा है? मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा करते हैं, ठीक है। मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ये बगावत कर रहे हैं ना। तो ये जो मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा की बगावत है, इन्होंने क्या किया? 1573 में किया था। तो इस बगावत का क्या परिणाम हुआ? एक बार गुजरात पुनः स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अकबर, ठीक है, पुनः वापस लौट आते हैं, ठीक है। और स्मिथ ने क्या कहा था अकबर के इस पुनर्अभियान को? क्या कहा था कि विश्व का सबसे तेज गति से द्रुतगामी, ठीक है, अभियान कहा था। और इसी समय
बादशाह अकबर, ठीक है, सूरत में किससे मिलते हैं? आप कहेंगे कि सर पारसी धर्मगुरु, पारसी धर्मगुरु दस्तूर जी, मेहर जी, राणा से मिलते हैं। और ये भी आप याद रखिएगा, बादशाह अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, ठीक है, यहीं देखा था। और दस्तूर जी, मेहर जी, राणा को इन्होंने क्या किया था? इनवाइट किया था अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी के लिए, ठीक है। और यही दस्तूर जी, मेहर जी, राणा हैं जो इबादत खाने में किसका नेतृत्व करेंगे? पारसियों का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बिहार। तो बिहार का ये जो अभियान किया है वो कब किया गया था? तो आप कहेंगे कि सर 74 में किया गया था, 1574 में बिहार का अभियान किया गया था। जी, बिहार का शासक दाऊद है, ठीक है। तो दाऊद है और इनके विरुद्ध कौन जा रहे हैं? मुगल सेनापति मुनीम खां जा रहे हैं। और ये दोनों के बीच त्रिकोई में युद्ध हुआ था और इसका परिणाम क्या आएगा? ठीक है, कि बिहार पराजित हो गया था, मतलब बिहार ये हार गया था या दाऊद हार गए थे, ठीक है। अब हमारे सामने एक बात आती है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि राजस्थान के अंदर है। और यह क्यों किया जा रहा है? पुनः राजस्थान अभियान आ रहे हैं क्योंकि जो मेवाड़ है, ठीक है, मेवाड़ के जो शासक हैं वह कौन है? अब उदय सिंह के बेटे हो चुके हैं राणा प्रताप, और इन्होंने अकबरी अधीनता को मानने से मना कर दिया था। इस प्रकार से एक बार राजस्थान पुनः अशांत हो चुका है। तो आप डाल देंगे हल्दी घाटी का युद्ध, हेडिंग आप डाल दिए हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? आप कह देंगे कि सर जून में होता है, ठीक है, 18 जून 1576 को होता है। और इस पर कविताओं में हल्दी घाटी युद्ध का विवरण कौन करता है? सुभद्रा कुमारी चौहान करती है, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का संग्रह है हल्दी घाटी, ठीक है। तो 18 जून 1576 को ये हो रहा है। इसमें कौन है? ठीक है, तो देखिए मेवाड़ के जो शासक हैं ये हैं राणा प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह है, और ये राणा इनकी टाइटल है, ठीक है ना, राणा इनकी उपाधि है, नाम इनका प्रताप सिंह है, ठीक है। और इनके विरुद्ध कौन जा रहा है? मुगलों की तरफ से कौन जा रहा है? आसफ खां है, और आसफ खां के साथ दे रहे हैं मान सिंह, ठीक है। फूफा है राणा प्रताप सिंह किसके? मान सिंह के, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि इस समय राणा प्रताप सिंह का साथ किसने दिया था? आप कह देंगे कि सर भील जनजाति ने दिया था। बहुत बड़ी संख्या में भील जनजाति ने दिया था, ठीक है। वैसे तो इनका नेता जो था वो कौन था? पूजा भील था, पूजा भील, लेकिन नेता था। लेकिन संपूर्ण जो फौज है उसमें जो तोपची है वह कौन है? आप कहेंगे हकीम खान सूर है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि राणा प्रताप सिंह का जो सेनापति है वह कौन है? हकीम खान सूर है, ठीक है, क्लियर। और अब आप याद रखिएगा कि इधर तो आप देख ही रहे हैं कि आसफ और मान सिंह हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसमें भी मुगल अंतिम रूप से मेवाड़ को मतलब अपने साम्राज्य में मिला नहीं सके या अधिग्रहण नहीं कर सके थे। 1599 में राणा प्रताप सिंह की मौत हो गई थी, ठीक है। इनके साथ बहुत कुछ कथाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। इनकी जो वीरता है इसका बहुत कुछ विवरण दिया जाता है, और ये भी कहा जाता है, ठीक है, कि गोरिल्ला युद्ध का अगर कहीं पहला प्रयोग हुआ है तो वो कहाँ है? मेवाड़ में ही है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, और वो 1599 में इनके बेटे अमर सिंह सत्तासीन होते हैं, और अमर सिंह के काल में ही 1615 में, ठीक है, मेवाड़ का विलय होगा। लेकिन अभी हमको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है,
अब मेवाड़ के बाद हम कहाँ को जाएंगे? तो आप कह देंगे कि सर मेवाड़ के बाद हमारे पास उत्तर भारत का एक अभियान है और वह है काबुल। ठीक है, काबुल अभियान। तो देखिए जो काबुल अभियान है अकबर का, ये कब होता है? आप कहोगे कि सर 1580-81 में होता है। और काबुल का शासक कौन है? हकीम खान है या खां है। अब ये हकीम खां ये अकबर के रिश्ते में, ठीक है, दूर दराज के रिश्ते में भाई लगा करते थे। और काबुल अभियान के लिए जो घोषित सेनापति है वह कौन है? शहजादे सलीम है या शहजादा सलीम। यही सलीम बाद में जहांगीर में बदलेंगे। लेकिन जो वास्तविक सेनापति थे वह कौन थे? तो आप कहेंगे मान सिंह थे। ठीक है, वास्तविक सेनापति, मुगलों के वास्तविक सेनापति यह मान सिंह है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो वार होगा उसमें हकीम खां हार जाएंगे। ठीक है, हकीम खां हारेंगे और काबुल का विलय कर लिया जाएगा। मानसिंह यहाँ खुद शासन नहीं करते। मानसिंह को यहाँ का शासक जरूर नियुक्त किया गया था, लेकिन मानसिंह ने यहाँ शासन नहीं किया था। मानसिंह ने बख्तु निसा बेगम को, ठीक है, अपनी केयर टेकर के रूप में काबुल सौंप दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कश्मीर। तो आइए देखते हैं कश्मीर अभियान। तो देखिए जो बादशाह अकबर का कश्मीर अभियान है यह कब होता है और कौन करता है? तो आप याद रखिएगा कश्मीर अभियान आप 86 में देखें, 85 भी कर सकते हैं, 85-86 में कश्मीर अभियान होता है। और ये कश्मीर अभियान क्यों हो रहा है और किसके विरुद्ध हो रहा है? क्यों और किसके विरुद्ध है? तो याद रखिएगा कि अकबर चाहते हैं कि वो राजौरी के केसर के खेतों पर कब्जा करना। केसर की जो खेती है यह बादशाह अकबर के लिए आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर यह यूसुफ के विरुद्ध कर रहे हैं। किसके? यूसुफ के विरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? कश्मीर का शासक कौन है? यूसुफ है और उसी यूसुफ के विरुद्ध यह अभियान कर रहे हैं, जिसमें भगवान दास मुगल सेनापति हैं। भगवान दास ये क्या है? आप कह देंगे सर ये मुगल सेनापति हैं ना। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखना होगा कि इसमें यूसुफ मार दिए गए थे। ठीक है, और इनके बेटे याकूब ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था और इन्हीं की पत्नी है, यूसुफ की पत्नी है हब्बा खातून, जिन्होंने अपने पति के इंतज़ार में कश्मीर की वादियों में जो गीत गाया था, ठीक है, उसी गीत के कारण इनको क्या कहा जाता है? कश्मीरी मीराबाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमारे सामने एक और बात आता है सिंध अभियान। तो देखिए जो सिंध अभियान है ये कब होता है? आप कहेंगे कि सर 1591 में होता है। ठीक है ना, सिंध अभियान 1591 में होता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंध का शासक कौन है? जानी बेग है। जानी बेग है और जानी बेग के विरुद्ध मुगल सेनापति कौन है? आप कहेंगे कि सर अब्दुल रहीम खान खाना है ना। तो अब्दुल रहीम खान खाना जानी बेग के विरुद्ध है। जानी बेग हारे थे और सिंध का विलय भी कर लिया गया था। अब हमको जानना है अगला नाम। उड़ीसा अभियान भी इन्होंने कब किया था? 92 में किया था। उड़ीसा 1592 में किया था। अब उड़ीसा का शासक कौन है? तो आप कहेंगे कि सर उड़ीसा के शासक जो हैं वो निसार खान हैं। निसार खान लिख दिया है हमने, निसार खान है। ठीक है, और इनके विरुद्ध कौन जा रहा है? मुगल सेनापति कौन होगा? मानसिंह होंगे। मानसिंह होंगे और ये क्या होगा? उड़ीसा हार जाएगा, मतलब निसार खां हारेंगे और उड़ीसा का भी विलय होगा। अब हम देखते हैं कांधार विजय, अकबर की कांधार विजय। तो देखिए बच्चों ये 1595 में होती है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि कांधार पर आक्रमण करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मुजफ्फर हुसैन नहीं, कांधार के जो शासक थे वो मुजफ्फर हुसैन मिर्जा थे। मुजफ्फर
हुसैन मिर्जा थे, है ना। ये क्या है, आप कहेंगे कि सर ये कांधार के शासक रहे हैं। और इनके विरुद्ध कौन जा रहा है, मुगल सेनापति कौन जा रहा है, शाह बेग जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे कि अकबर कोई युद्ध हार नहीं रहे हैं। तो अकबर की लगातार उपलब्धियों को देखते हुए मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, जो कि कांधार के गवर्नर हैं, ईरान के गवर्नर हैं ये, तो ये काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि कांधार को मुगल साम्राज्य में स्वेच्छा से ही विलीन कर दिया था, कोई वार नहीं हुई थी। ठीक है, अब हमने उत्तर भारत अभियान को पूरा कर लिया है। जब हमने उत्तर भारत अभियान को पूरा कर लिया है तो हमारे सामने बचता क्या है, दक्षिण भारत बचता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बादशाह अकबर का दक्षिण अभियान क्या है, दक्षिण भारतीय अभियान क्या है। ठीक है, तो देखिए बादशाह अकबर करते क्या हैं, दक्षिण भारतीय अभियान को शुरू करने से पहले अपने राजकवि फैजी को, ठीक है, फैजी को राजदूत बना करके कहाँ भेज रहे हैं, आप कहेंगे कि सर बीजापुर भेज रहे हैं। ठीक है, गोलकुंडा भेज रहे हैं, अहमदनगर भेज रहे हैं, और कहाँ भेज रहे हैं, खानदेश भेजते हैं। ठीक है, कौन जा रहा है, फैजी जा रहे हैं, जिसमें बच्चों यही देश है खानदेश। ठीक है, तो जिसके शासक थे या सुल्तान थे कौन, मोहम्मद रजा अली। तो रजा अली ने क्या किया था, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब ये देखिए बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ने, इन तीनों ने अकबर की अधीनता को नहीं स्वीकारा था। खैर बीजापुर और अहमदनगर ने तो खैर उपहार दिया था, लेकिन अहमदनगर ने तो किसी प्रकार का कोई उपहार और कोई एक मतलब कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल या कर्टसी का भी प्रयोग नहीं किया था। तो अकबर ने जो अपना पहला अभियान किया है वह अहमदनगर के विरुद्ध ही किया है। ठीक है, तो हमको हेडिंग डाल देनी चाहिए अहमदनगर का अभियान। ठीक है, अहमदनगर। तो देखिए जो अहमदनगर है, ठीक है, यहाँ के शासक कौन है, पहली चीज़ तो हमको ये जान लेना होगा। और वो शासक हैं इनके बुरहान उल मुल्क क्या है, अहमदनगर के यह शासक हैं बुरहान उल मुल्क। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब हमको एक चीज़ याद रखना होगा कि लेकिन ये 93 में अभियान हुआ था और 1594 में बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इनके बेटे आए थे इब्राहिम, लेकिन इब्राहिम भी कुछ ही सप्ताह बाद इब्राहिम की भी मौत हो गई थी। तो इब्राहिम के जो माइनर बच्चे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि अल्पवयस्क बच्चे हैं, और वो कौन है, बहादुर। ठीक है, बहादुर शाह लिख देते हैं, बहादुर शाह। ठीक है, तो देखिए जो बहादुर निजाम है, ठीक है, बहादुर शाह निजाम या बहादुर निजाम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनर है। तो इनकी जो बुआ थी, ठीक है, वह कौन थी, चाँद बीबी थी, चाँद बीबी। और ये चाँद बीबी, ठीक है, ये अहमदनगर की क्या है, राजकुमारी हैं, और बीजापुर की ये विधवा राजरानी है, विधवा है ये मतलब अली आदिल शाह की विधवा है। तो अब ये देखिए जो चाँद बीबी हैं यह बहादुर शाह के पक्ष में युद्ध करती हैं मुगलों से। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे, ठीक है, कि इन्होंने समझौता कर लिया था किसके साथ, आप कहेंगे अब्दुल रहीम खान खाना, जो मुगल सेनापति थे वो कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना है। और कौन है, तो आप कहोगे कि सर मुगल शहजादे मुराद हैं। इन्होंने ही पहला अभियान किया था अहमदनगर पर। ठीक है, अहमदनगर पर पहला अभियान इन्हीं दोनों लोगों ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि चाँद बीबी करेंगे क्या, एक समझौता कर लेंगे किससे, मुगलों से। और मुगलों से समझौता करने के बाद चाँद बीबी ने, ठीक है, मुगलों को खुश करने के लिए बरार
ये मुग़लों को दे दिया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये युद्ध बंद भी हो गया था, ठीक है, लेकिन जो अहमदनगर के अमीर हैं उन्होंने इस समझौते का विरोध करते हुए बगावत कर दिया था। फलतः क्या होगा, ठीक है, अकबर को यह पुनः युद्ध करना पड़ा था। तो अब इस बार कौन जाएगा, अबुल फजल जाएंगे, अबुल फजल, ठीक है, और अबुल फजल को भेजा जाता है, ठीक है, मुराद की सहायता के लिए, ठीक है ना। मुराद अभी हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपको ये भी याद रखना होगा कि यह अभियान चल ही रहा था कि मुराद की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अतिशय शराब पीने के कारण इनकी मौत हो गई थी। तो पुनः अबुल फजल, ठीक है, और मुराद की असफलता पर मतलब अकबर करते क्या है, देखिए जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अकबर अबुल फजल को वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि शहजादे जहांगीर ने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है और तुम्हें इलाहाबाद जा कर के और जहांगीर को समझाना है, ठीक है। वो अलग की बात है कि अबुल फजल आएंगे, जाएंगे समझाने के लिए जहांगीर को, लेकिन जहांगीर करेगा क्या कि इनकी हत्या करा देगा वीरदेव सिंह बुंदेला के द्वारा। तो अब हमको याद रखना है कि जब ये अबुल फजल और मुराद असफल हो जाते हैं तो इनके विरुद्ध कौन भेजा जाता है, आप कहेंगे कि सर खान खाना को, मतलब अब्दुल रहीम खान खाना को, और किसको, आप कहेंगे दानियाल को भेजा जाता है। इनको अब्दुल रहीम खान खाना और दानियाल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और 1600 में, वर्ष 1600 में अहमदनगर ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। वो अलग की बात है कि अहमदनगर का विलय अकबर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि मुग़ल जो राजनीति है ये काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। किसके कारण डिस्टर्ब हो चुकी थी, जाहिर सी बात है, शहजादे सलीम उर्फ जहांगीर के विद्रोही बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर बादशाह अकबर अहमदनगर पर क्यों अधिकार नहीं कर पाए और बीच में ही उन्हें अभियान छोड़ना पड़ गया था। तो हमने कहा था कि उसका रीज़न था इलाहाबाद में शहजादे जहांगीर द्वारा किया जाने वाला विद्रोह। फिर भी हमें याद रखना होगा, हाँ यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। जो हम अगला अभियान पढ़ेंगे दक्षिण भारत का, वह क्या है, आप कहेंगे कि सर वो अभियान जो है वह खानदेश का है, ठीक है। तो हम लोग खानदेश के बारे में जान लेते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि खानदेश को ही मुग़ल काल में दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, ठीक है। खानदेश, हम हेडिंग डाल देते हैं खानदेश। देखिए जो खानदेश है इसमें हमने देखा था कि 1592 में 93 में कौन यहाँ का शासक था, तो हमने कहा था कि सर वह रजा अली शासन कर रहे थे और रजा अली ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन हमें याद रखना होगा कि 1597 में रजा अली की ये मृत्यु हो गई थी। तो जब रजा अली की मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर कौन आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए इनके स्थान पर, ठीक है, इनके बेटे आएंगे मीरन बहादुर। मीरन बहादुर, ठीक है। तो मीरन बहादुर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया और उन्होंने कहा कि मतलब अकबर की अधीनता को उन्होंने मानने से मना कर दिया था। अब 1599 में बादशाह अकबर स्वयं बुरहानपुर आते हैं। खानदेश की राजधानी क्या थी, बुरहानपुर थी। तो बुरहानपुर आते हैं कब, 1599 में आते हैं, ठीक है। और 1601 में इन्होंने मीरन बहादुर को आत्मसमर्पण करने के लिए, देखिए लिखा है मीरन बहादुर को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था, ठीक है। और मीरन बहादुर को ग्वालियर
भेज दिया गया था। क्लियर? लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर एक विशेष बात याद रखना होगा। क्या खानदेश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे कि सर असीरगढ़ थी। एग्जैक्टली इसकी राजधानी क्या है? असीरगढ़ है। तो असीरगढ़ के किले को उन्होंने कब जीता था? तो आप कहेंगे कि 1601 में जीता था। ठीक है, और यही अकबर के जीवन की अंतिम विजय भी है। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने 2 काम किया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ किताबों में ठीक है मैटर को उल्टा पलटा किया गया है। इसी असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में बादशाह अकबर ने 1601 में ठीक है बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया है बुलंद दरवाजे का निर्माण? आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, जामा मस्जिद के ठीक सामने बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, और दूसरा कार्य इन्होंने किया था कि स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के जारी किए थे, और इस सिक्के पर बाज की आकृति बनी है। किसकी आकृति बनी हुई है? बाज की आकृति बनी हुई थी। क्लियर है ना? अब हमको जो अगली बात करनी है, और वो क्या करना है हमें, वो हमको देखना है कि इनके काल के, अकबर के काल के विद्रोह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए जो इनके काल के प्रमुख विद्रोह हैं उसमें 1585 में बलूची विद्रोह है। बलूची विद्रोह है। तो बलूची विद्रोह मतलब बलूचिस्तान में होने वाला विद्रोह है। यह विद्रोह कौन करता है? आप कहेंगे कि सर यूसुफजाई जनजाति करती है। यूसुफजाई जो एक क्लान है, कबीला है, वह विद्रोह करता है। और इसी विद्रोह को दबाने में कौन मार दिया गया था? आप कहेंगे कि इसी विद्रोह को दबाने में बीरबल यह मार दिए गए थे। क्लियर है ना? और ये कब हुआ था? 1585 में हुआ था। और इसी समय एक और विद्रोह होता है उत्तर पश्चिम में, और वो है रोशनाई सिलसिले की बगावत। और ये जो रोशनाई सिलसिला है, इसका प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे शेख बायाजिद हैं। शेख बायाजिद इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया था? ठीक है, शेख बायाजिद ने चरमपंथ की बात की थी। अकबर ने इनकी बगावत का दमन किया था इनकी हत्या के बाद। ठीक है, फिर देखिए एक और बगावत हुई थी, सलीम की बगावत। ठीक है, शहजादा सलीम, अकबर के जो बड़े बेटे हैं, ठीक है, सलीम, इन्होंने पहली बगावत इन्होंने 1599 में किया था। अकबर, जैसा कि आप जानते हैं कि 1599 में अकबर कहाँ जा रहे थे? बुरहानपुर अभियान पे जा रहे थे या खानदेश अभियान पे जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने सलीम को निर्देश दिया था कि देखो इस समय राणा प्रताप मर चुके हैं और उनका जो बेटा है अमर सिंह अभी वो अनुभवहीन है, और ऐसी स्थितियों में तुम जो है मेवाड़ अभियान करके, ठीक है, और उसको मेवाड़ को मुग़ल साम्राज्य में विलीन कर लो। लेकिन जो सलीम है ये करता क्या है? ये सलीम बच्चों अजमेर जाता है। ठीक है, जाना उससे मेवाड़ है, लेकिन ये चला जाता है अजमेर। वहाँ पर दरगाह पर, गरीब नवाज की दरगाह पर ये चादर चढ़ाता है, जियारत करता है, और इसके बाद ये चला आता है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में आकर के ये करता क्या है कि अपने को बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है, अब इसी सलीम को समझाने के लिए किसे बुलाया गया था दक्षिण से? तो अबुल फजल को अकबर ने, ठीक है, ये बुलाया और कहा था कि वह इस बगावत का दमन कर दे। अरे सॉरी, दमन नहीं करना है, मतलब सलीम को समझाइए आप कि ऐसा वो न करें। ठीक है, तो अबुल फजल आ रहे थे इलाहाबाद, समझाने ही आ रहे थे कि उसी समय ओरछा का एक राजपूत शासक है, बुंदेला सरदार है। ठीक है, ओरछा का क्या है? राजपूत शासक, ये आप कह सकते हैं कि बुंदेला सरदार। ठीक है, ये कौन है? बीरदेव सिंह है, बीरदेव सिंह। तो बीरदेव सिंह ने क्या किया? ठीक है, कि अबुल फजल की हत्या करा दिया था। ठीक है, और इससे जो संपत्ति लूटी गई थी, किससे? अबुल फजल से जो संपत्ति लूटी गई थी, उसी संपत्ति से,
ठीक है, मथुरा में केशव देव राय मंदिर का निर्माण किया गया था। अब ये जो केशव देव राय मंदिर है इसको ध्वस्त कराएंगे बादशाह औरंगजेब, लेकिन हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इनको सलीम को समझाने के लिए राज दरबार की महिलाएं ये जाना चाहती थी। ठीक है, और वो गई भी थी, उन्होंने समझाया भी था, वो समझ भी गया था, लेकिन फिर इसने बगावत कर दिया था। 1603 में पुनः बगावत कर दिया था। क्लियर। लेकिन जब उसे सूचना मिली कि बादशाह अकबर बीमार हैं और वो कभी भी दम तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर करता क्या है कि इलाहाबाद से ये आगरा आ रहा है, जहाँ उसी के बेटे मतलब सलीम के ही बेटे खुसरो को बादशाह बनाने की साजिशें या षड्यंत्र चल रहे थे। तो ये अपने पिता के पास जाता है, पिता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है। पिता अकबर ने जहांगीर को क्षमा कर दिया था, और ठीक है, क्षमा करने के बाद 21 अक्टूबर 1605 को अतिसार रोग से ग्रसित अकबर ने दम तोड़ दिया था। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह, अभी हम लोग चूँकि पॉलिटिकल मैटर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा अगला पॉलिटिकल मैटर होगा वो क्या होगा, बादशाह जहांगीर होंगे। ठीक है, फिर जब हम लोग औरंगजेब तक पढ़ लेंगे तब हम लोग कल्चरल मैटर को देखेंगे। थैंक यू बच्चों, बेसिंग आंध्रा।